तो आज हम जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसका नाम है अतिविशा। अतिविशा जो है विष कुल से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी ये विषैली नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है अतिविशा के बारे में। अतिविशा को जो है बाल रोगों में यूज़ किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है बाल रोग या शिशु रोगों में। बोटेनिकल नेम इसका होता है एकोनिटम हेटेरोफाइलम। बोटेनिकल नेम में फर्स्ट नेम होता है जीनस और दूसरा नाम होता है स्पीशीज। इन दोनों को जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, तो इन्हें यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे जो मैंने नहीं किया है। एकोनिटम वर्ड जो है ये एकोनाइट से आया है, जो कि अतिविशा का एक फाइटो कंस्टिट्यूएंट होता है। हेटेरोफाइलम का मतलब होता है डिसिमिलर लीव्स। फाइलम मीन्स लीव्स, हेटेरो मतलब डिसिमिलर। इसके जो लीव्स हैं वो डिसिमिलर होते हैं। फैमिली इसकी होती है रेनिनकुलेसी। कुल में ये वत्सनाभ कुल या विश्व कुल से जो है बिलोंग करता है। हिंदी में इसे जो है अतीस कहा जाता है और इंग्लिश भी इसका क्या होता है अतीस, इंडियन अतीस इसको इंग्लिश में कहते हैं। बेसोनिम या इसका मूल नाम है वो है विषम अतिक्रांता। विष के प्रभाव को अतिक्रांत करने के कारण इसे जो है अतिविषा कहा गया है। विष के प्रभाव को जो है ये नष्ट कर देती है और खुद भी विषैली नहीं होती है। अतिविषा जो है वो विषैली नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसे शोधन करके यूज़ किया जाता है। अगर इसे थोड़ी सी हाई अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाए तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। आचार्य चरक ने इसको बताया है। अशोक ने महाकषाय में और लेखनीय महाकषाय में स्क्रैपिंग करती है। सुश्रुत ने बताया इसे पिपल्यादिगण में, वचादिगण में और मुस्तादिगण में। आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है हरितक्य आदि वर्ग में। पर्याय या फिर सिनोनिम्स की बात करें तो हैबिटेट, इसके उत्पन्न होने के स्थान के हिसाब से कौन कौन से नाम है। काश्मीरा, क्योंकि ये कश्मीर देश में उत्पन्न होती है। ऊंचे पार्वत्य प्रदेश विशेषतः कश्मीर में उत्पन्न होने से इसे काश्मीरा कहा गया है। माद्री, क्योंकि ये मध्य देश में उत्पन्न होती है। शुक्ल कंदा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के हिसाब से, एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से नाम है इसके। इसकी जो कंद यानी कि रूट्स होती हैं वो श्वेत वर्ण की होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या है शुक्ल कंदा। श्रृंगी, श्रृंग का मतलब होता है सींग। इसके जो कंद हैं वो सींग जैसे आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें श्रृंगी कहा गया है। भंगुरा, भंगुर मतलब कि टूट जाने वाला। इसके जो कंद हैं वो शीघ्र ही टूट जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है भंगुरा। इसके कर्मों के हिसाब से कौन कौन से नाम है इसके। पित्त वल्लभा, क्योंकि ये पित्तज रोगों का नाश करती है। गुण वल्लभा, क्योंकि इसमें गुण जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाते हैं, गुणों को ये प्रिय होती है। अतिसार अग्नि, क्योंकि अतिसार का नाश करती है। शिशु भेषजम, बाल रोगों में लाभप्रद होती है। विषा, विष कुल से है और विष नाशक भी है। इसे जो है एक्यूट पॉइजनिंग में एंटीडोट के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ये विषनाशक भी है और विषकुल के भी है, इसलिए इसका नाम क्या है विषा या अतिविषम। शोफ अपहा, यानी कि शोफ का नाश करती हैं। विश्वा, क्योंकि शरीर के सभी स्रोतों में शीघ्र प्रवेश कर जाती हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये कॉमनली हिमालयन रीजन में ग्रो करती है, बेसिकली कश्मीर साइड में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक पेरेनियल हर्ब होती है। इरेक्ट, एरियल, ब्रांच्ड और हेरी इसकी स्टेम रहती हैं। लीव्स आर कोलिन एंड रेमल। कोलिन का मतलब है डायरेक्टली स्टेम पर अटैच्ड है, रेमल का मतलब ब्रांचेस पर अटैच्ड है। सिंपल लीव्स होते हैं, पिटियोल इनके अंदर प्रेजेंट रहता है। फ्लावर्स जो है इसके अंदर ब्लूइश पर्पल कलर के होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और पिस्टिल सब कुछ होता है। सीड्स ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं। रूट्स इसके अंदर दो होती हैं। बायनियल यानी कि दो रूट्स होती हैं, एक पिछले साल की और एक नई साल वाली। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पिछली रूट जो है वो डिस्ट्रॉय होती है और एक नई रूट जनरेट हो जाती है। इसके अंदर जो है टैप रूट्स यानी कि एक सिंगल मेन रूट भी प्रेजेंट होती है और एडवेंटिशियस रूट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो कि नॉन रूट टिश्यू से डेवलप होती हैं, जैसे कि स्टेम से रूट निकल रही है या लीव से रूट निकल रही है, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इसके अंदर टैप रूट और एडवेंटिशियस दोनों टाइप की रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट जो है वो ट्यूबर्स की फॉर्मेशन करती हैं, फूल के जो है ट्यूबर्स बन जाती हैं। फ्रूट जो है इसके अंदर क्लस्टर्ड होते हैं, यानी कि मल्टीपल होते हैं और मल्टीपल सीड्स होते हैं एक ही फ्रूट के अंदर। तो इस टाइप से अतिविषा जो है वो हमें दिखाई देती हैं। इस टाइप से ब्लूइश पर्पल इसके फ्लावर्स रहते हैं।
स्टेम जो है वो इरेक्ट है, एरियल है। एरियल यानी कि हवा के अंदर, एयर की साइड जो है वो ग्रो कर रही है, अंडरग्राउंड नहीं है स्टेम। ब्रांच्ड है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं और हेयरी होती है। इसको जब जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं। इस टाइप से इसके जो है लीव्स रहते हैं, सिंपल लीव्स हैं, ये कंपाउंड लीव्स नहीं होती हैं। इस टाइप से इसकी जो है कंद होते हैं, रूट्स होती हैं। अतिविषा के बेसिकली कंद ही यूज किए जाते हैं। पार्ट यूज इसके क्या है, मूल या कंद यानी कि ट्यूबरस रूट्स। रस में जो है ये तिक्त कटु होती है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो विष हैं वो तीखे और कड़वे होते हैं, इसलिए रस कैसा हो गया, तिक्त और कटु। गुण में जो है लघु और रुक्ष होती है, वीर्य इसका उष्ण रहता है। कटु और तिक्त रस है तो विपाक भी कैसा रहेगा, कटु रहेगा। प्रभाव से ये जो है विष का नाश करने वाली होती है, विषहर होती है। इसकी भेद जाति या फिर वैरायटीज की बात करें तो कैदेव निघंटु ने और धन्वंतरी निघंटु ने इसके दो भेद बताए हैं, अतिविषा और प्रतिविषा। राज निघंटु ने इसका जो कंद है उसके कलर के अकॉर्डिंगली तीन भेद बताए हैं, शुक्ल वर्ण यानी कि व्हाइटिश कलर का, कृष्ण यानी कि ब्लैकिश कलर का, अरुण यानी कि रेडिश कलर का। मदन फल निघंटु ने इसके दो भेद बताए हैं, अतिविषा और प्रतिविषा। प्रतिविषा जो है वो शुक्ल कंद वाली होती है, वाइट कलर का कंद होता है। और प्रतिविषा जो है श्याम कंद यानी कि ब्लैकिश कंद वाली होती है। जो प्रतिविषा है या उपविषा भी इसको बोलते हैं, इसके अगेन चार टाइप्स बताए हैं, रक्त, श्वेत, पीत और कृष्ण। प्रतिविषा मेनली तो श्याम कंद वाली होती है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें तीन कलर्स और भी बताए हैं। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स इसके कौन कौन से रहते हैं, इसका नाम जो है अतीस है, इसलिए इस हिसाब से अतीसीन, अतीडीन, ये इसके नाम हो जाएंगे। हेटेरोफाइलस, एकोनिटम हेटेरोफाइलम है तो उस हिसाब से हेटेरोफाइलिन, हेटेरोफाइलिसिन, ये भी इसके नाम हो जाएंगे। एकोनिटम है, एकोटिनिक एसिड हो जाएगा और टैनिक एसिड एक याद रख लेंगे। इसके अलावा भी इसमें फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन ये इजी टू रिमेंबर है। कर्म की अगर बात करें तो अग्र कर्म, चरक सूत्र 25 में इसका अग्र कर्म में वर्णन मिलता है। श्रेष्ठ कर्म अतिविषा क्या करती है, दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक, सर्वदोष हरणाम, यानी कि अग्नि को दीप्त करती है, पाचन करती है, संग्राही होती है, मल को रोकने वाली है, सर्वदोष हरणाम और सभी दोषों का नाश करती है। उष्ण वीर्य होने की वजह से ये दीपन पाचन बहुत अच्छा करती है। शिशु रोग में इसका जो है यूज़ किया जाता है, शिशु रोग नाशक है। शिशुओं में बेसिकली कौन कौन से रोग जल्दी होते हैं वही यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि बच्चों में मेनली जो है खांसी होती है, बुखार होता है, वोमिटिंग जल्दी हो जाते हैं, लूज मोशंस जल्दी हो जाते हैं, कीड़े जल्दी लग जाते हैं, इसलिए ये ज्वरग्न है, कासग्न है, छर्दिग्न वोमिटिंग को दूर करने वाली है, अतिसारग्न यानी कि लूज मोशंस को भी कंट्रोल करती है, शिशु रोगों का नाश करती है और विषग्न होती है। एक्यूट पॉइजनिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है। दोष कर्म की अगर बात करें तो ये कफ पित्त शामक होती है, पित्त शामक होती है क्योंकि ये तिक्त रस वाली होती है। कफ शामक है क्योंकि ये उष्ण वीर्य है और कटु विपाक है। देन फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ये ज्वर का नाश कर रही थी तो एंटीपायरेटिक होती है, इनकी फीवर को रिड्यूस करती है, एंटीबैक्टीरियल होती है, क्रिमिग्न थी ये, कार्मिनेटिव यानी कि गैस की प्रॉब्लम को दूर करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी हेलमेंथिक होती है। क्रिमिग्न थी तो इसलिए एंटी हेलमेंथिक भी होती है। रोगाग्नता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो जो हमने अभी सेम पढ़े वही यहाँ पर लिख देंगे। कास में यूज़ कर सकते हैं, ज्वर में यूज़ कर सकते हैं, छर्दी में यूज़ कर सकते हैं, अतिसार में यूज़ कर सकते हैं, बाल रोगों में यूज़ करेंगे, कृमि में यूज़ करेंगे और विष रोग में यूज़ करेंगे। दीपन और पाचन करवाने वाली थी तो अग्नि, मांतर और जीर्ण में इसका यूज़ किया जा सकता है। आमयिक प्रयोग किस तरह से करते हैं, बच्चों के अंदर अगर खांसी है, जुकाम है या वोमिटिंग है तो वहाँ पर अतिविषा का यूज़ करते हैं मधु के साथ। मधु जो है कफ विकारों के लिए श्रेष्ठ औषधि होती है और जो बच्चे होते हैं नॉर्मली भी उनके अंदर कफ की प्रधानता रहती है, इसलिए मधु का उपयोग जो है बच्चों के लिए श्रेष्ठ होता है और विशेषकर से कास, ज्वर और छर्दी के दौरान। आम अतिसार की अगर बात करें तो वहाँ पर अतिविषा के साथ किसका यूज़ करते हैं, शुंठी के साथ। शुंठी जो है वो आम का पाचन करने में श्रेष्ठ होती है और अतिविषा हमने पढ़ाई
अतिसार में और आम दोनों में इसका यूज़ करते हैं। अतिविषा और शुंठी से बने हुए और खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी की गई पेय का प्रयोग आम अतिसार में किया जाता है। रेफरेंस है चरक सूत्र 2 अपामार्ग तंडोलीय अध्याय में। तीसरा है ग्रहिणी। आम दोष के पाचन के लिए अतीस, सौंठ और मुस्ता के क्वाथ का प्रयोग करते हैं या फिर इनके कल्क का प्रयोग करते हैं उष्णोदक यानी कि गर्म पानी के साथ। चरक चिकित्सा 15 की रेफरेंस है। मूशी का विष यानी कि रेड पॉइजनिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है अगर एक्यूट है तो। अतीस के कल्क को मधु के साथ सुबह सुबह चटाना चाहिए। रेफरेंस सुश्रुत कल्पसान 7 चैप्टर। विष रोग के अंदर अगर एक्यूट पॉइजनिंग है तो वहाँ पर गाय के घी को जो है पिपली के साथ दिया जाता है नस्से के रूप में। विशिष्ट योग इसके कौन कौन से अवेलेबल हैं? अतिविषा आदि चूर्ण, बाल चतुर्भद्र चूर्ण, तो बाल रोगों में ये काम करता है, इस हिसाब से हम याद रख सकते हैं। महातिक्तक घृत, पुष्चानुक चूर्ण, शिवा गुटिका, अमृता अरिष्ट, चंद्र प्रभा वटी। देन ये जो है विष कुल से बिलोंग करती है तो इसका जो है विषाक्त प्रभाव देखने को मिल सकता है अगर इसका यूज़ हाई अमाउंट में किया जाए और बिना शोधन किया जाए। तो अतिविषा जो है वो बेसिकली शोधन के बाद ही यूज़ की जाती हैं। अत्यधिक मात्रा में बिना शोधित की हुई अतीस का अगर सेवन कर लिया तो ये मुंह को जो है सुखा देती है, हृदय गति इससे कम हो जाती है, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगी, इंडाइजेशन करेगी, लेकिन ये प्राणों के लिए घातक नहीं होती हैं। अतिविषा की जो नॉर्मल डोज है इसका जो चूर्ण है वो 1 से 3 ग्राम यूज़ किया जाता है। चूर्ण की जो नॉर्मल डोज है वो 3 से 6 ग्राम ले रहती है, लेकिन ये विषकुल से है इसलिए कम अमाउंट में इसका यूज़ किया जाता है। अगर 5-6 ग्राम भी अशुद्ध इसका सेवन कर लिया तो ये जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये प्राणों के लिए घातक नहीं होती हैं। इसके जो विषाक्त प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए गोघृत या फिर गोदुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। शोधन की अगर बात करें तो अतिविषा को जो है शुद्ध करके ही यूज़ करते हैं। इसका शोधन करते हैं गोबर के क्वाथ में डालकर। गोबर का क्वाथ जो है डोला यंत्र में डालेंगे, उसके अंदर जो है पोटली बांधकर अतिविषा रख देंगे और 3 घंटे तक उसका स्वेदन करेंगे तो उससे जो अतिविषा है वो शुद्ध हो जाती है। बाद में उसे जो है धूप में सुखा लेते हैं। रेफरेंस है राजनिघंटु की। प्रतिनिधि द्रव्य या फिर सब्सटीट्यूट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? अगर अतिविषा अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर मुस्ता यूज़ किया जा सकता है, काला या कश्मीरी अतीस भी यूज़ कर सकते हैं। अपमिश्रण या एडल्ट्रेंट्स की बात करें तो इसके जो रूट्स हैं उसके साथ या तो शतावरी की रूट्स मिक्स कर दी या फिर उसके जैसी दिखने वाली दूसरी मूल इसमें मिलावट के लिए यूज़ की जाती हैं। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो अतिविषा के जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स है जब उनके ऊपर स्टडी की गई तो उन्होंने एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी शो की है, यानी कि ये क्रिमिग्ना होती है। एकोनिटम हेटेरोफाइलम जो है इसने फेगोसाइटिक एक्शन शो किया है वाइल इनहिबिटिंग द ह्यूमोरल कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द स्टडीज कंडक्टेड ऑन द माइस। चूहों के ऊपर जो स्टडी की है उसमें इसने फेगोसाइटिक एक्शन शो किया है। मात्रा इसकी रहती है 1 से 3 ग्राम मूल चूर्ण यानी कि रूट का पाउडर।